साइबर सुरक्षा और जागरूकता के बारे में देखते हैं। जैसे कि साइबर सुरक्षा एवं जैसा कि हम जानते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन खरीद, डेबिट कार्ड का उपयोग, क्रेडिट कार्ड और हाउस होल्ड बिल्स का ऑनलाइन भुगतान आधुनिक जीवन का अहम हिस्सा बन गए। हम खरीदारी, मनोरंजन, व्यवसाय, कई अन्य उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारी व्यक्तिगत जानकारी, मेडिकल रिकॉर्ड्स, कर रिकॉर्ड्स, स्कूल और कॉलेज रिकॉर्ड्स, सभी प्रकार के विवरण इन कंप्यूटरों में जमा किए जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी को कंप्यूटर सिक्योरिटी के रूप में भी जाना जाता है। साइबर सुरक्षा का अर्थ है कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा पर सूचना आदि, साथ ही कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज में किसी प्रकार के नुकसान और व्यवधान एवं चोरी आदि की सुरक्षा देना। नेट ऑपरेटर कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित किसी भी चीज पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लागू की गई सुरक्षा है। मल्टीपल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का एक संयोजन है। कंप्यूटर पर बढ़ती हुई निर्भरता और समाज में बढ़ते हुए इंटरनेट और स्मार्टफोन के उपयोग की वजह से साइबर सुरक्षा प्रतिदिन और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में साइबर खतरों और इन खतरों के सिस्टम और व्यक्तिगत जानकारियों में सुरक्षा, ट्रस्टशील और सुरक्षित ब्राउजिंग यानी सिक्योर ब्राउजिंग हैबिट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आईटी के सामाजिक, कानूनी एवं नैतिक पहलुओं में भी इसकी शामिल किया गया है। साइबर थ्रेट के प्रकार क्या है? एक साइबर थ्रेट किसी भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण के रूप में परिभाषित किया गया है जो कंप्यूटर ओनर की स्वीकृति का अनुमति के बिना कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करता है। साइबर खतरे कई प्रकार के हैं, लेकिन हम इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण साइबर थ्रेट्स खतरों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे कि मेलवेयर है। मेलवेयर क्या काम करता है? मेलवेयर को आमतौर पर हानिकारक उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर कोड के रूप में परिभाषित किया जाता है। कंप्यूटर से डेटा चोरी करने और डेटा को नष्ट करने का प्रयास करता है। यह आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट, सॉफ्टवेयर डाउनलोड या ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरियों के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है। मुख्यतः मेलवेयर चार प्रकार के पाए जाते हैं। वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है और स्पाईवेयर होता है। वायरस की बात करें, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आमतौर पर आपके ज्ञान के बिना अन्य किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में स्वतः ही रिप्लिकेट बनाता है और श्रम को छिपाता है। कंप्यूटर वायरस फैलाने का सबसे आम तरीका वायरस को किसी भी ईमेल अकाउंट में मौजूद एड्रेस बुक में दर्ज सभी मेल आईडी को मेल द्वारा प्रेषित करके किया जाता है। कई बार वायरस सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जब वायरस अपनी प्रतिकृति लगातार बनाता है या अपनी प्रतिकृति लगातार बनाते हुए जारी रखता है तो नेटवर्क भारी ट्रैफिक की वजह से अंत में धीमा पड़ जाता है और इस तरह कंप्यूटर की वर्किंग को काफी धीमा कर देता है। ट्रोजन हॉर्स की बात करें, एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है, लेकिन यह चुपके से कंप्यूटर पर वायरस या किसी अन्य प्रकार के मेलवेयर को डाउनलोड कर देता है। फिर स्पाईवेयर की बात करें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों को सचमुच नजर रखता है और जासूसी करता है। यह आपकी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, वेबसाइट ब्राउजिंग आदि को। स्पाईवेयर का एक और रूप है लॉन्गर की लॉगर कीलॉगर के रूप में जानता है। कीलॉगर आपके सभी की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करता है। कुछ कीलॉगर्स आपके कंप्यूटर का एक नियमित अवधि पर स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। कीलॉगर्स के द्वारा रिकॉर्ड हुआ डेटा बाद में जिस व्यक्ति या संस्था ने इसे इंस्टॉल किया है उसे भेज दिया जाता है। इसे ईमेल द्वारा भेजा जाता है। अज्ञात या अननोन अनरिलायबल सोर्सेज द्वारा प्राप्त या भेजे गए लिंक्स को क्लिक या ओपन नहीं करके, ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड नहीं करके मेलवेयर से बचा जाता है। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके एक मजबूत एंटीवायरस इंस्टॉल किया हो और ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट अपडेट अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए हुए हों। फिशिंग की बात करें, फिशिंग हमले आमतौर पर आपको ईमेल पर एक लिंक भेजा जाता है जिसमें क्लिक करने पर आपकी अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है। इस जानकारी में आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तारीख, पिन आदि का इस्तेमाल करके हमलावर आपको आर्थिक रूप से अन्यथा किसी और प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। फिशिंग ईमेल स्पैम ईमेल के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आप ईमेल को खोलने के पहले अपने सोर्स की जांच करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ईमेल भेजने वाले के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप उस ईमेल को ओपन नहीं करें। ऐसा करके आप फिशिंग अटैक को रोक सकते हैं। पासवर्ड अटैक की बात करें,
पासवर्ड अटैक में कोई अनजान व्यक्ति आपके सिस्टम, मेल खातों या बैंकों के ऑनलाइन खातों तक पहुंचने का प्रयास करता है, इसमें आपका पासवर्ड तोड़ा जा सके। यह आमतौर पर हमलावर द्वारा अपनी मशीन पर एक एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है, जहां हमलावर आपका पासवर्ड पता करने की लगातार कोशिश करता है। आप इस तरह के हमलों को रोकने के लिए अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलें। इसके अलावा ऐसा पासवर्ड रखें जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो। आप अपने पासवर्ड में बड़े अक्षर को छोटे अक्षर और संख्या और स्पेशल कैरेक्टर का मिश्रण रखें। पासवर्ड न्यूनतम 8 कैरेक्टर का हो। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पासवर्ड किसी भी फाइल में स्टोर्ड नहीं हो। डिनाइल ऑफ सर्विसेज की बात करें, इस तरीके में हमलावर ट्रैफिक या डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम को भेजने के कई अन्य कंप्यूटरों का उपयोग करता है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं और आपका सिस्टम कार्य करना बंद कर देता है। इस हमले को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सिस्टम को ऑनलाइन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में रखें। नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें। आपके कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले डेटा की निगरानी करते रहें, ताकि आप सही समय पर इस समस्या की पहचान कर सकें और उसका समाधान कर सकें। डेनियल ऑफ सर्विसेज की बात करें, जैसे कि अटैकर यहाँ से इंटरनेट पर छोड़ देता है, इंटरनेट से टारगेट सर्वर पर जाता है। मेल मेल मेलवर्टाइजिंग क्या होता है? मेलवर्टाइजिंग इस प्रकार के साइबर हमले में साइबर हमलावर एक विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न वेबसाइटों पर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर देता है। आप जब इन वेबसाइट पर जाते हैं तो इन विज्ञापनों पर क्लिक करते हैं तो एक मेलवेयर आपकी मशीन पर डाउनलोड हो जाता है। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करें और उन विज्ञानों पर क्लिक करें जो आपकी आवश्यकता से लगते हैं, और मुफ्त सामान देने का वायदा करें जिन्हें समझना मुश्किल हो। उनके साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके एंटीवायरस यानी कि आपने रोबस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट अपडेट अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिस्टम सिक्योरिटी में सेफ की बात करें, ब्रांचिंग सिस्टम सिक्योरिटी इस गतिविधि को आमतौर पर हैकिंग या क्रैकिंग के रूप में जाना जाता है। इस तरह के साइबर हमले में हमलावर बिना किसी अनुमति के द्वेषपूर्ण इलाके से आपके सिस्टम में घुसपैठ करता है। आपको कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा को तोड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है। कोई भी हमला हैकिंग क्रैकिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वेब हमले की बात करें, अधिकांश वेबसाइट उपयोगकर्ता को वेबसाइट से इंटरेक्ट करने की सुविधा देते हैं। इस इंटरेक्शन के माध्यम से वेबसाइट व्यक्तिगत जानकारी या वेबसाइट के द्वारा आवश्यक किसी अन्य इनपुट का विवरण पूछा सकता है। वेब आधारित हमले इन इंटरेक्शन के माध्यम से हो सकते हैं। फिर एसक्यूएल इंजेक्शन के लॉगिन फॉर्म में उपस्थित यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड्स के द्वारा एक्सक्यूएल कमांड्स यानी स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल इनपुट करके सर्वर पर एग्जीक्यूट करवाया जाता है। इससे आपका सिस्टम गलत ढंग से काम करना शुरू कर देता है और यह सबसे आप साइबर अटैक्स में से एक है। ऑथेंटिक रिक्वेस्ट आती है, हाईजैकिंग सेक्शन आईडी होगी और जो इम्पर्सनेट रिक्वेस्ट आती है। तो ये ब्लैक हैट हैकर है और ये इनोसेंट यूजर है जो हैकर का शिकार होता है। फिर है सेशन हाईजैकिंग। यह साइबर हमला इतना आम नहीं है। इसमें हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिक सेशन की निगरानी करता है और उस सत्र को अपने नियंत्रण में ले लेता है, अन्यथा उस सत्र को ये खत्म कर देता है। डीएनएस पॉइजनिंग। डीएनएस पॉइजनिंग क्या होता है? जैसा कि पहले अध्याय में बताया गया कि डीएनएस डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नाम जैसे कि www.rckl.in को कंप्यूटर और रूटर को समझने वाली भाषा यानी आईपी एड्रेस में तब्दील कर देता है। डीएनएस पॉइजनिंग के द्वारा प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ट्रैफिक को किसी अवैध वेबसाइट पर प्रेषित कर दिया जाता है। इसके द्वारा आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली जाती है। स्पैम एक अप्रासंगिक या अनरिलेवेंट या अनसॉलिटेड संदेश या ईमेल है जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर फैलाने आदि के लिए भेजी जाती है। कैसे सुरक्षित वेबसाइट और पोर्टलों को पहचानें? हाउ टू आइडेंटिफाई साइट वेबसाइट एंड पोर्टल। इंटरनेट हमारी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। हमें समाचार पढ़ने, मनोरंजन का आनंद लेने, अनुसंधान करने, छुट्टियां बुक करने, खरीदने और बेचने, सीखने, बैंक एवं अन्य रोजमर्रा के काम करने में सक्षम बनाता है। हालांकि ऑनलाइन कार्य करने के साथ कई खतरे भी जुड़े होते हैं। ये खतरे मैलिशियस वेबसाइट पर जाने से या उनके व्यक्तिगत जानकारी के लीक होने से होते हैं। दुर्भावनापूर्ण, आपराधिक और अनुपयुक्त वेबसाइट
पर जाने के लिए कौन कौन से जोखिम है? वायरस और स्पाईवेयर। सामूहिक रूप से मेलवेयर को जाना जाता है। फिशिंग, जो आपकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है, संभवतः आपकी पहचान छुपा लेता है। नकली खरीदारी, बैंकिंग, दान, डेटिंग, सोशल नेटवर्किंग, गेमिंग, जुआ व अन्य वेबसाइटों के साथ धोखाधड़ी हो सकती है। कॉपीराइटिंग उल्लंघन, कॉपीराइट संरक्षित सॉफ्टवेयर, वीडियो, संगीत, फोटो और दस्तावेज को कॉपी या डाउनलोड करना। अप्रत्याशित या अनुप्रयुक्त सामग्री, अनएक्सपेक्टेड इनएप्रोप्रिएट कंटेंट्स को प्रकट होना। जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपका ब्राउजर, उदाहरण के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपन क्रोम, सफारी या फायरफॉक्स, आपके द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट को एक रिकॉर्ड रखता है। उसे हिस्ट्री कहते हैं। जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइट आपको इंटरनेट सेवा प्रदाता या फिर ब्राउजर प्रदाता से विजिबल होती है। इसलिए एक वास्तविक वेबसाइट को क्लोन करना संभव है। एक वेबसाइट ब्राउज करते समय आपको दुर्भावनापूर्ण, आपराधिक व अनुचित वेबसाइटों से दूर रखना चाहती है, ताकि उसकी वेब सर्फिंग सुरक्षित हो और आपको नुकसान न हो। आप दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों की पहचान के लिए इसका पालन कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपनी समझ और व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग करते हुए ब्राउजिंग करनी चाहिए। जैसे कि राजस्थान में राजस्थान नॉलेज डॉट कॉर्पोरेशन डॉट लिमिटेड है, HTTP इसमें होना चाहिए, पैडलॉक उसमें होना चाहिए। इस तरीके से पैडलॉक क्या है? पैडलॉक और HTTP। वेबसाइट पर दिए गए पते, फ़ोन नंबर और ईमेल की जांच करें और पता करें कि ये सही लग रहे हैं या नहीं। अगर आपको संदेह होता है तो प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए वहां पर ईमेल या कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट के वेब एड्रेस को देखें, जांच करें कि उसकी स्पेलिंग सही है या नहीं, वेब एड्रेस कुछ अजीब तो नहीं है। यदि ब्राउज़र विंडो में कोई पैडलॉक नहीं है तो वेब एड्रेस की शुरुआत में HTTP नहीं है तो वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज न करें। HTTP का वेब एड्रेस में होना इस बात को दर्शाता है कि वेबसाइट सुरक्षित है। वेबसाइट जो सामान्य से अधिक व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पिन आदि का अनुरोध करती है, दुर्भावनापूर्ण हो सकती है। फर्मिंग से बेचें, अपनी वेबसाइट पर पहुंचने के लिए अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में एड्रेस चेक करें, कंफर्म कर लें कि वही एड्रेस है जिस वेबसाइट पर आप जाना चाहते हैं। यह कदम आपको एक नकली वेबसाइट पर पहुंचने से बचाएगा। उदाहरण के लिए eBay के बजाय EEBAY हो सकता है। वित्तीय निवेश का निर्णय लेने से पहले हमेशा पेशेवर सलाह, प्रोफेशनल एडवाइस प्राप्त करें। जो वेबसाइट जो उच्च रिटर्न का वादा करती हैं धोखाधड़ी वाली हो सकती है, उनसे दूर रहें या बचने की कोशिश करें। उन वेबसाइट से सावधान रहें जो दूसरों के लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए आपसे धन और अग्रिम भुगतान चाहती है। यदि आप किसी वेबसाइट पर शक है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर लें, कहीं वो साइट बेईमान तो नहीं है। उन वेबसाइट में सावधान रहें जिन्हें अनचाही ईमेल में अजनबियों के द्वारा अनसॉलिसिटेड ईमेल फ्रॉम स्ट्रेंजर किया जाता है। सिक्योर वेबसाइट के बारे में कैसे पता चलेगा? सुरक्षित वेबसाइट, वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पिन आदि दर्ज करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि वेबसाइट सुरक्षित है। दो तरीकों से किया जा सकता है। जब आप वेबसाइट को विजिट करते हैं या उस पर लॉगिन करते हैं तो चेक कर लें कि ब्राउजिंग विंडो फ्रेम में एक पैडलॉक बना हुआ है। जो यह सुनिश्चित करें कि पैडलॉक पूरी वेबसाइट पर लागू है, सिर्फ एक पेज पर नहीं। अन्यथा यह पेज वेबसाइट एक फ्रॉडलेंट वाली वेबसाइट हो सकती है। एक वेब पते पर HTTP के साथ शुरू होना, एस का अर्थ सिक्योर होता है, यहाँ पर HTTPS। ये दोनों ही आश्वस्त करते हैं कि वेबसाइट के पास डिजिटल प्रमाण पत्र है जिसे एक विश्वसनीय तृतीय ट्रस्टेड थर्ड पार्टी द्वारा जारी किया गया है। इसे वेरीसाइन या फिर 20, इसका अर्थ है कि वेबसाइट से ऑनलाइन प्रसारित की गई जानकारी के एनक्रिप्ट किया गया है और तीसरे थर्ड पार्टी के द्वारा बीच में रोकने और चोरी होने से सुरक्षित किया गया है। ऐसी वेबसाइट जिसे आप नहीं जानते हैं उनका उपयोग करते समय यह एक्सटेंडेड वैलिडेशन यानी EVSSL प्रमाण पत्र देखें, जो इंगित करता है कि प्रमाण पत्र जारी करने वाली एजेंसी ने वेबसाइट के ओनर की पूरी तरह से जांच की है। प्रमाण पत्र का प्रकार, ब्राउजर फ्रेम में पैडलॉक पर क्लिक करके देखा जा सकता है और क्लिक करने पर एक पॉपअप खुलेगा जिसमें जानकारी होती है। सिक्योर सील की बात करें, एक सिक्योर या ट्रस्ट सील वेबसाइट कंपनी पर विश्वास का प्रतीक है। ट्रस्ट सील प्राप्त करने का उद्देश्य ग्राहकों और साइट विजिटर्स को विश्वास दिलाना, उन्हें आश्वस्त करना कि वेबसाइट पूरी तरीके से अस्तित्व में है, वैध एवं सत्यापित और लेन देन के लिए सुरक्षित मेथड्स एवं तरीकों का इस्तेमाल करती है। ट्रस्ट सील विभिन्न रूप में होती है, इसमें डेटा सिक्योर सील, बिजनेस वेरीफाइड सील, और प्राइवेसी सील शामिल है और विभिन्न कंपनियों के द्वारा शुल्क देने पर उपलब्ध होती है। ट्रस्ट सील, ट्रस्ट सील्स एक्टिव एवं पैसिव हो सकती हैं। अधिकांश सील एक नियत अवधि के लिए रहती हैं, जिनकी समाप्ति के बाद कंपनी को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। प्राइस सील को
वैलिडेट उस वक्त किया जाता है जब कंपनी उसे खरीदती है। ट्रस्ट सील के प्रकार हम देखें। प्राइवेसी सील, एक प्राइवेसी सील एक कंपनी की अच्छी प्राइवेट प्रैक्टिस का अनुमोदन करती है, इंगित करती है कि कंपनी बहुत उच्च स्तर की प्राइवेट प्रोटेक्शन मानकों का इस्तेमाल करती है। ये कंपनी के प्रोडक्ट है प्राइवेट खतरों से अवगत कराती है जो कंपनी अपने स्तर पर पहचान नहीं कर सकती। बिजनेस प्रैक्टिस की बात करें, ये सील है जो किसी बिजनेस के परिचालन का अनुमोदन करती है, जैसे कंपनी के उत्पाद सेवाओं के लिए की जाने वाली गुणवत्ता, एवं विशेष रूप से ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं में काफी लोकप्रिय है। व्यापार पहचान सील की बात करें, एक बिजनेस आइडेंटिटी सील, जिसे एक वेरीफाइड एग्जिस्टेंस सील भी कहा जाता है, यह जो वैधानिक विवरण एवं संपर्क विवरण या प्रबंधन विवरण आदि कई मापदंडों की पुष्टि करके कंपनी के कानूनी, भौतिक एवं वास्तविक अस्तित्व का सत्यापन करती है। इससे लेने वाले कंपनी को साख बढ़ती है, ये संभावित ग्राहकों को विश्वास बनाने के लिए कामगार सिद्ध होती है। एक सत्यापित ट्रस्ट सील, जिसे देने वाली कंपनी पूरी मेहनत और परिश्रम से किसी भी बिजनेस को सत्यापित करती है। सुरक्षा सील की बात करें, सिक्योरिटी ट्रस्ट सील सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है। इसके दो प्रकार हैं, सर्वर सत्यापन और वेबसाइट सत्यापन। सर्वर सत्यापन होस्टिंग सर्वर पर दैनिक स्कैन करती है और सुनिश्चित करती है कि नवीनतम लेटेस्ट पैचेज को सर्वर पर इंस्टॉल किया जाता है, और वेरीफाई करती है कि कई सर्वर किसी भी तरह के मामलों के सक्षम है या नहीं। वेबसाइट सत्यापन जांच करने को सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों को सामान्य परिस्थितियों की सामान्य खतरों से सुरक्षित किया गया है कि नहीं। सुरक्षित ब्राउजिंग की आदतें और मेलिंग शिष्टाचार की बात करें। सुरक्षित ब्राउजिंग आपको अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए कुछ अन्य आदतों को विकसित करना होगा। इसमें कुछ रिकमेंडेशन इसमें सहायता कर सकते हैं, जैसे कि अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर में मौजूदा कमजोरियों को ठीक करने के लिए नए पैच को जारी किया जाता है। ब्राउजर के अतिरिक्त आपको हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को हर समय अप टू डेट रखना चाहिए। एंटीवायरस रन करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में दुर्भावपूर्ण फाइलों को स्कैन करके हटाता है, वायरस को क्लीन करता है। मार्केट में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के कई विकल्प उपलब्ध हैं, आप अपनी आवश्यकता के आधार पर किसी भी एक को चुन सकते हैं। एक बार एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ये जांच ले कि सही काम कर रहा है कि नहीं, आपके द्वारा डाउनलोड की जाने वाली कोई भी फाइल को संभावित इन्फेक्शन के लिए चेक कर रहा है या नहीं। फिशिंग हमलों से बचें। फिशिंग हमले में आपको ईमेल के माध्यम से एक लिंक भेजा जाता है, जिसमें क्लिक करने पर आपकी संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है। अक्सर वे संदेश बैंकों, सोशल मीडिया साइट्स और शॉपिंग साइट्स के द्वारा भेजे जाते हैं प्रतीत होते हैं। फिशिंग संदेशों में अक्सर ऐसे लिंक होते हैं जो आपकी लोकप्रिय साइटों के नकली यानी काउंटरफिट्स वर्जन पर ले जाते हैं। आप अवांछित अनचाहे संदेशों को अनदेखा करते हैं और इस तरह से अज्ञात स्रोतों से आने वाली ईमेल को न खोलें, ना ही ईमेल के अंदर हुए लिंक्स पर क्लिक करें। इस प्रकार आप फिशिंग से बच सकते हैं। आपको अगर वेबसाइट का एड्रेस पता है तो आप सीधे ही वेब ब्राउज में जा सककर टाइप कर सकते हैं। पासवर्ड का पुनः उपयोग न करें। आप अपनी सभी वेबसाइटों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग ना करें, इससे साइबर हमलाकार आपके पासवर्ड ज्ञात होने की स्थिति में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसके बजाय आप अलग अलग पासवर्ड रखें। आप हस्तलिखित बना किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। हर साइट्स के लिए एक अलग पासवर्ड बनाने के लिए आप स्वयं को एक एल्गोरिथम बना सकते हैं, जिसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं। इसके अलावा आपको अपनी पासवर्ड 90 दिन में बदल देने चाहिए। HTTP की बात करें, चेक HTTPS में एस का अर्थ होता है सिक्योर, जिसका अर्थ होता है वेबसाइट SSL इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करती है। कोई भी निजी और संवेदनशील जानकारी दर्ज करने से पहले साइट सुरक्षित है यह पता करने के लिए ब्राउजर के एड्रेस बार में HTTPS एक पैडलॉक आइकन की जांच करें। गोपनीय नीति की बात करें, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें। वेबसाइट की गोपनीय नीति और उपयोगकर्ता समझौते में यह जानकारी देनी चाहिए कि आपकी जानकारी कैसे एकत्रित और संरक्षित की जा रही है। साथ ही साथ ये बताया जाना चाहिए कि यह साइट आपके ऑनलाइन गतिविधियों को कैसे ट्रैक करती है। ऐसी गतिविधियों को उसके नीतियों में यह जानकारी नहीं देते हैं कि इससे आमतौर पर बताया जाना चाहिए। अपने वित्तीय लेनदेन की निगरानी करें। मॉनिटर योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपको किसी भी दुर्भावपूर्ण लेनदेन की जांच करने के लिए बैंक स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों को लगातार जांचते रहना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के वित्तीय खतरे में समय रहते बचा जा सके। सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचें। आमतौर पर हमलावर उपयोगकर्ता की जानकारी चोरी करने के लिए असुरक्षित सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करते हैं, इसलिए आपको नेटवर्क का उपयोग करने से बचना चाहिए। संग्रहित पासवर्ड को अक्षम करना। लगभग सभी ब्राउजर और वेबसाइट पर आपको पासवर्ड याद रखने की पेशकश करते हैं। इस सुविधा को सक्षम करने से आपको कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर पर एक स्थान पर संग्रहित किया जाता है, जिससे साइबर आक्रमणकर्ता के लिए पासवर्ड के बारे में पता लगाना आसान हो जाता है।
आपको अपने ब्राउजर का ये फीचर डिसेबल करके अपने सारे पासवर्ड डिलीट कर देना चाहिए। अपने ब्राउजर के पॉपअप ब्लॉक को चालू करें। पॉपअप ब्लॉकर की ब्राउजिंग फीचर है, जब आप वेब सर्फिंग कर रहे हैं तो इनेबल होना चाहिए। अगर किसी विशेष कारण की वजह से इसे अक्षम किया गया तो वे कारण पूर्ण होते हैं, इसे वापस इनेबल कर सकते हैं। मेलिंग एथिक्स की बात करें, यानी मेलिंग शिष्टाचार की बात करें, एक योग्य संतुलित स्वच्छ ईमेल लिखना आपके काम अपने आप में एक कला है। आपके द्वारा लिखे गए ईमेल आपके जवाब उत्तर आपके बारे में एक धारणा पैदा करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मौलिक आधारभूत मेलिंग शिष्टाचार रखें। स्वयं का परिचय, यह आवश्यक नहीं कि आज जिसे आप मेल लिख रहे हैं ईमेल लिख रहे हैं वो आपको जानता हो, इसलिए किसी भी पहली बार मेल लिखते समय आपको संक्षेप में परिचय देना चाहिए। साथ ही ईमेल लिखने के उद्देश्य को प्रकट करना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन को जांचें, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी सब्जेक्ट लाइन आपके ईमेल का सही उद्देश्य दर्शाती हो। आपको ईमेल का जवाब अधिकतर सब्जेक्ट लाइन देखकर दिया जाता है। अगर आपकी कोई ईमेल आया है जिसमें सब्जेक्ट लाइन ठीक नहीं है तो आपको इस ईमेल का उत्तर देने से पहले सब्जेक्ट लाइन ठीक करनी चाहिए। उसे सुनिश्चित होना ईमेल का विषय सही है। टू और सीसी के अंतर को समझें। अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टू और सीसी। जितने लोगों को आप ईमेल भेज सकते हैं उतने उतने ही आपको ईमेल का जवाब मिलने की संभावना कम हो जाती है। आप अपने ईमेल ड्राफ्ट करते समय टू में सभी लोगों को शामिल करें जिनको आप मेल पढ़ाना चाहते हैं और उनसे उत्तर पाना चाहते हैं। इसी तरह सीसी में उन लोगों को शामिल करें जिनको आप ईमेल सिर्फ जानकारी के लिए भेजना चाहते हैं। बीसीसी का उपयोग सोच समझ कर करें। जिन लोगों को आप बीसीसी में शामिल करते हैं उनका नाम दूसरे लोगों को नहीं दिखेगा। संदेशों को संक्षेप में रखें। संदेशों को संक्षेप में कैसे रखना? अपने ईमेल लिखते समय सिर्फ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करें, उनका विवरण सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही दें। मेल लिखने का उद्देश्य शुरू में ही स्पष्ट कर दें। आपको मेल प्राप्त करने वाले में बुरा कुछ भी नहीं है। इससे आपको ईमेल का अर्थ और उद्देश्य को समझने के लिए संदेश को ही पढ़ना पड़े। बहुत ही लंबे ईमेल को अक्सर पूरा नहीं पढ़ा जाता है। कई बार तो व्यक्ति इन्हें पढ़ना भी भूल जाता है। इसलिए आपको ईमेल संदेश संक्षिप्त होना चाहिए। उसमें सभी आवश्यक डेटा और बिंदुओं का उल्लेख होना चाहिए। एक संदेश में कई विषयों पर चर्चा नहीं करें। और यहाँ पर यदि आपको एक अधिक विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता है तो आप हर विषय के लिए अलग ईमेल दे सकते हैं। यह ईमेल संदेशों को संदिग्ध करता है और अपने टोन का ध्यान रखें। फेस टू फेस बैठकों और फोन कॉल के विपरीत जो लोग अपने ईमेल संदेशों को पढ़ते हैं उन्हें आपके फेस टोन और इंफ्लेक्शन, बॉडी लैंग्वेज व अन्य नॉन वर्बल का पता नहीं लगता है। अतः आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप ईमेल के गलत टोन से दूसरों को बुरा मान सकते हैं। रिप्लाई ऑल का अधिक उपयोग न करें। आपको ईमेल का जवाब हमेशा रिप्लाई ऑल में नहीं करना चाहिए। आपको ईमेल का जवाब सिर्फ मेल भेजने वाले को ही देना चाहिए। पेपर भी करें जब आपका जवाब सबको जानना जरूरी है। हाई प्रायोरिटी फ्लैग का अधिक इस्तेमाल नहीं करें। डोंट ओवर यूज ऑफ द हाई प्रायोरिटी फ्लैग। अधिक ईमेल प्रोग्राम आपके संदेश की प्राथमिकता को निर्धारित करने की सुविधा देते हैं। हाई प्रायोरिटी सभी संदेशों के लिए आरक्षित रखें जो वास्तव में बहुत जरूरी हैं और सब कुछ बड़े अक्षरों में ना लिखें। आपको ईमेल लिखते समय आपको उचित वर्ग का उपयोग करना चाहिए, जैसे CAPS में कुछ ना लिखें। यदि आप कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइट करना चाहते हैं तो केवल कुछ शब्द ही ऑल कैपिटल लॉक में लिखें और महत्वपूर्ण शब्दों लाइनों को हाईलाइट किया जा सकता है। मेल भेजने से पहले मेल प्रामाणिकता की जांच करें, जैसे कि आपको अपमानजनक, मान हानिकारक, जातिवाद पर या अश्लील टिप्पणी करने वाली ईमेल को भेजें। फॉरवर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके आप खुद को मुसीबत में डाल सकते हैं। आपको कंपनी का ईमेल निजी नहीं है। यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और संभावना है कि आपको ईमेल संदेशों की निगरानी की जा रही है, इसलिए केवल कंपनी उद्देश्यों के लिए आपकी कंपनी के ईमेल का उद्देश्य आप उपयोग करें। आपको निजी तौर पर ईमेल करने की आवश्यकता नहीं है। यह आप अपने निजी ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने ईमेल हस्ताक्षर का प्रयोग करें। आपको अपना ईमेल हस्ताक्षर का उपयोग करना चाहिए। इसका इस्तेमाल ईमेल भेजने के जवाब देने के दौरान किया जा सकता है। आपको ईमेल हस्ताक्षर में आपका नाम, पदनाम, कंपनी का नाम, सर्वर नंबर, ईमेल पता, वेबसाइट आदि का लिंक शामिल हो सकता है। स्पेल चेकर का प्रयोग करें। अशुद्ध, मिसस्पेल वर्ड का प्रयोग और खराब व्याकरण या फिर भ्राम चिन्ह आपकी कंपनी की छवि को नकारात्मक कर सकते हैं। इसलिए आपको सेटिंग्स में स्पेल चेक को हमेशा चालू करना चाहिए। मेल भेजने से पहले मेल को स्पेल चेक करने से स्कैन करना
चाहिए। आईटी के सामाजिक कानून और नैतिक पहलू क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी जिसे आमतौर पर आईटी कहा जाता है, हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आईटी हमारे जीवन में हर क्षेत्र में मौजूद है, घरों में, कार्यालय तक, सामान्य स्तरों में, बड़े संगठनों में, गैर सरकारी संगठनों में, सरकारी विभागों में, इसी तरह के कई स्थानों पर आईटी और आईटी सेवाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आईटी समाज में विकास एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम साइबर अपराध, कॉपीराइट मटेरियल की चोरी और साहित्यिक मटेरियल की चोरी, जालसाजी वाले घटनाओं में परेशान हो रहे हैं। फिर हम देखें यहाँ पर जैसे कि सोशल नेटवर्किंग को बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से यहाँ एक तरफ लोग अपने करीबी लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधी सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए लोगों की कीमती जानकारी प्राप्त करके उन्हें नुकसान पहुंचाने की रणनीति बना रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी में वृद्धि के कारण हम साइबर अपराधों में भारी वृद्धि देख रहे हैं। हालांकि सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यक सुधार कर रही है और दिशा निर्देश बना रही है। हमारी संस्थाएं, कंपनी, फर्म में ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। ISO 27001 अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मापदंड, जो कि एक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, कार्यान्वयन, संचालन, निगरानी, समीक्षा, रखरखाव और सुधार के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। भारत में आईटी के लिए कानून ढांचा की बात करें, भारतीय आईटी अधिनियम 2000, इंडियन आईटी एक्ट 2000। अब भारत में साइबर अपराध, इकोनॉमी, कॉमर्स में संबंधित प्राथमिक कानून है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता देकर के इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है। यह साइबर अपराध और उसके लिए निर्धारित को अभी परिभाषित करता है। धारा 65 कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ और धारा 66 हैकिंग और कंप्यूटर अपराध, धारा 43 इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेख के साथ छेड़छाड़ करना, धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में अश्लील जानकारी छापना। ये धारा लगती है इंडियन एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 यह निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर कंप्यूटर प्रोग्राम की एक अवैध प्रति यानी इलीगल कॉपी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है तो पनिशेबल है। कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु कॉपीराइट प्रोटेक्शन उपलब्ध है, लेकिन कोई पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं है। भारतीय दंड संहिता की बात करें, धारा 406 विश्वासघात का अपराध है इंडियन पिनल कोड के थ्रू, और इंडियन पिनल कोड की 420 धारा धोखाधड़ी, बेईमानी और बोगास वेबसाइट और साइबर धोखाधड़ी के लिए। भारतीय संविधान अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन, क्षति और अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के मामले में उपचार प्रदान करती है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डाल रहा है। नीति निर्माता, आर्थिक उत्पादक और बौद्धिक संपदा और अधिकार, गोपनीय संरक्षण और सूचनाओं की उपलब्धता और पहुंच की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं। अभी किए जा रहे प्रयास और हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों के बाद में स्थायी परिणाम होंगे, लेकिन साथ ही उनके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का ध्यान दिया जाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी में नैतिक एवं नैतिक आचार संहिता बहुत ही आवश्यक महसूस की जा रही है। नैतिकता यह निर्धारित करती है कि एक व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है, समाज के लिए क्या अच्छा है। इसके हिसाब से लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों और कर्तव्यों को स्थापित करती है। आईटी और कंप्यूटर एथिक्स में पेशेवर नैतिकता के बारे में बताया गया है। इसमें कंप्यूटर प्रोफेशनल अपने पैसे के भीतर अच्छे अभ्यासों द्वारा नैतिकता के मापदंडों को लागू करते हैं। आईटी में नैतिक प्रथाओं का उपयोग आईटी के कानून और सामाजिक पहलुओं को मजबूत करने और आईटी को आईटी सक्षम सेवाओं का आदर्श बनाने उपयोग करने में मदद करेगा, जिसमें साइबर अपराधों को भी रोकने में मदद मिलेगी। आईटी और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में हमेशा राज्यों के कानून के बारे में जागरूक रहें। यहाँ पर हम देखें इसमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो कौन सा साइबर खतरा नहीं है? ई कॉमर्स साइबर खतरा नहीं है। क्यों कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है? तो क्यों करता है? पहला तो है उन्हें आप पसंद नहीं है तो भी कर सकता है, अपराध करने के लिए कर सकता है, अश्लील और दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों को वितरित करने के लिए कर सकता है। यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपके यूजर नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। HTTP में एस का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी, सिक्योर होता है। इनमें से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? तो मेलिंग शिष्टाचार है यहाँ पर जैसे कि ब्रीफ और उचित विषय को बताना,
सुरक्षा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के रूप में कौन सी आईएसओ स्टैंडर्ड है? आईएसओ स्टैंडर्ड है 27001 के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर ये वाला स्टैंडर्ड है। आईटी एक्ट 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं? तो ये यहाँ पर करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। कैसा होता है मजबूत पासवर्ड? नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण हो, अक्षर संख्याओं और वर्णों का संयोजन हो। निम्न में से कौन सा असली एक्चुअली सेफ्टी और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? वो है हमारा हैकर्स। एक्चुअली सेफ्टी और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमले करता है, वो कौन सा है? वो है हमारा रेट्रो वायरस। एक कंप्यूटर वायरस है जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर एक्टिव रूप से हमले करता रहता है।